छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होते चल रहा है। 2 दिन पहले भाजपा ने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी, जो कि पहली बड़ी लिस्ट थी 2 पार्टियों में से, कांग्रेस और भाजपा में से। और आज आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों और बाकी बड़े नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया यहाँ, जो बड़ा दिलचस्प है। उसकी बातें तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो बातें नहीं कही गई है वो बातें उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। और चूंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में चर्चित पार्टी है, कई तरह से खबरों में रहती है, कई वजहों से खबरों में रहती है, कभी कोर्ट में रहती है, कभी जेल में रहती है, कभी सरकार में रहती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार से लड़ते हुए रहती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज न्यूज़ रूम का मेरा ये बुलेटिन ये छत्तीसगढ़ के बाहर भी लोगों की दिलचस्पी का रहेगा। तो मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ की चुनावी खबर को लेकर आपके बीच हूँ। आज की खबर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर केंद्रित है, क्योंकि आज का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम इसी पार्टी का था। इसने अपना चुनावी घोषणा पत्र भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने ये जारी किया है। उसका लिखित मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मुझको मौका मिला तो मैंने इन दोनों के पूरे भाषण सुने हैं और उनको सुनने का मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर मैं इनका लिखित घोषणा पत्र देखता तो मुझको ये तो पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या कहने से बच गए, ये मुझको पता नहीं चलता। किस टोन में इन्होंने क्या कहा, किसके बारे में क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये बड़ा दिलचस्प है। मैं अभी आपके बीच उन्हीं तमाम बातों को लेके आने वाला हूँ। और आप देखिएगा कि अपने घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल ने जो 10 वायदे किए हैं, जिनको उन्होंने केजरीवाल की गारंटी ऐसा कहा है, उन्होंने शुरू से आखिरी तक अपने आप के बारे में जितने बार जिक्र किया, हर बार उन्होंने मैं केजरीवाल 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 ऐसा ही कहा। क्या ये पार्टी सचमुच ही दूसरी उन पार्टियों से अलग है जो कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हैं, या वैसी ही है? क्या भाजपा जिस तरह से मोदी के इर्द गिर्द रहती है, क्या आम आदमी पार्टी ठीक उसी तरह, शायद कुछ अधिक हद तक, केजरीवाल के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है? ये बड़ा दिलचस्प था केजरीवाल को सुनना। मैंने बहुत ज़्यादा राजनीतिक भाषण सुनता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं खाना खा रहा था और मेरे पास समय था तो मैंने सुन लिया। केजरीवाल और भगवंत मान, इन दोनों के भाषण इस मौके पर बड़े दिलचस्प हैं और मुझको ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता होने के साथ साथ ये उस इंडिया नाम के गठबंधन के नेता भी हैं, जिसके बीच देश की तमाम पार्टियों के बीच में एक तालमेल बनाने की कोशिश चल रही है। उसकी एक झलक मुझको इन दोनों आप मुख्यमंत्रियों के भाषण में देखने मिली। लेकिन क्या मैं उसकी चर्चा पहले करूं, या मैं पहले उनकी कही हुई बातों को बतलाऊं, सोच रहा हूं। मैं बहुत तैयारी के साथ यहाँ नहीं आता हूं, तो जो मुझको सूझ रहा है मैं वो कह रहा हूं। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि केजरीवाल ने कौन सी 10 गारंटी दी हैं यहाँ पर, जिनको वो केजरीवाल की गारंटी कहते हैं। उनका कहना है किसी पार्टी के घोषणा पत्र पर जनता का भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों का भरोसा केजरीवाल की गारंटी पर है, जो वो मानते हैं कि उन्होंने दिल्ली में पूरा करके दिखाया है, इसलिए 3-3 चुनाव वहाँ जीते हैं, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि इन्हीं गारंटियों को देखते हुए पंजाब में लोगों ने चुना, और इसी आधार पे वो इन्हीं गारंटियों का भरोसा दिलाते हुए कि ये भरोसे की सरकार रहेगी, ऐसा भरोसा दिलाते हुए वो छत्तीसगढ़ में भी वोट मांगने के लिए आए हैं आज। पहले हम इसी पे आते हैं, मुद्दे की बात पे। मैं अपना राजनीतिक विश्लेषण उसके बाद आपको अलग से बताता हूँ। पहले हम इस पे आते हैं कि आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कौन से 10 वायदे किए हैं। एक वायदा उन्होंने किया बिजली की गारंटी, 24 घंटे बिजली मुफ्त मिलेगी, ऐसा कहने के बाद उन्होंने उसको साफ किया, खुलासा किया
कि 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। तो उन्होंने कहा जरूर, बार बार कहा कि 24 घंटे बिजली फ्री में मिलेगी, ऐसा है नहीं। 300 यूनिट तक की बिजली वो फ्री देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार आज भी कुछ यूनिट तो बिजली फ्री में दे रही है, 200-250 यूनिट शायद बिजली फ्री में दे रही है। और कई पार्टियां अलग अलग राज्यों में इसकी घोषणा करते जा रही हैं। फिलहाल मेरा ये मानना है कि 300 यूनिट बिजली जो है, इससे हर गरीब परिवार का काम तो चल जाता है। तो ये केजरीवाल का पहला वायदा, पहली गारंटी। दूसरा, उन्होंने कहा कि शिक्षा की गारंटी, छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को दिल्ली के मॉडल पर सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा करके पढ़ने का मौका मिलेगा। जजों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे और मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूलों में सब एक साथ पढ़ेंगे। उन्होंने दिल्ली की सरकारी स्कूलों का ढेर सारा बखान किया, लेकिन मुझको लगता है मुझको साथ साथ आपको कुछ बातें बतानी हैं। उन्होंने जो कहा उसमें कुछ बातें बुनियादी रूप से गलत हैं। बुनियादी रूप से गलत ऐसी हैं, केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में 5 घंटे बिजली मिलती है। हमने ऐसा छत्तीसगढ़ में रहते हुए यहाँ के किसी गांव के बारे में नहीं पढ़ी है खबर कि 5 घंटे बिजली मिलती हो। हमारे इस विश्लेषण को देखने वाले बतला सकते हैं, उन्होंने अगर ऐसा कोई गांव देखा हो तो। केजरीवाल ने यह भी कहा कि शहरों में भी बिजली बार बार जाती है, बहुत कटौती होती है। ऐसा मुझको नहीं लगता है। कोई तकनीकी खामी आ सकती है, बारिश है, आंधी है, कुछ है तो बिजली जा सकती है। बार बार तो बिजली जाने का मैंने नहीं सुना है। और गांवों में इतनी बिजली कटौती कि 5 घंटा बिजली आए। अगर 19 घंटा बिजली की कटौती छत्तीसगढ़ के गांवों में होती तो मेरा ये ख्याल है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जन आंदोलन सरकार के खिलाफ बन गया रहता। मुझको लगता है कि केजरीवाल के होमवर्क में कुछ कमजोरी रह गई है। जिन लोगों ने उनको तथ्य बना के छत्तीसगढ़ के बारे में दिए हैं, उन्होंने कुछ कमजोरी दिखा दी है, कुछ खामियां रह गई हैं उनके भाषण में। उसको छोड़ देते हैं हम अभी। लेकिन यह है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देने का उन्होंने वायदा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से यहाँ आते हुए वो देख रहे थे छत्तीसगढ़ के स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक एक टीचर 10-10 क्लास लगा रहे हैं, या टीचर ही नहीं है कहीं पे। पढ़ाई का स्तर बहुत ख़राब है। इन बातों में थोड़ा सा दम उनके दिखता है, क्योंकि 5, 6, 7 क्लास लगाने वाले अकेले शिक्षक की स्कूल के बारे में खबरें हम पढ़ते हैं। ये बात सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का बहुत ही खराब हालत में है, बहुत ही भ्रष्ट भी है, बहुत खराब हालत में है। स्कूलों की हालत खराब है, बिल्डिंग की हालत खराब है, टीचर खाली कुर्सियां हैं, टीचर नहीं है वहाँ पे। ऐसी कई दिक्कतें स्कूलों के बारे में हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे केजरीवाल की जानकारी ठीक है। और देश में जिन 2 बातों के लिए उनकी साख है, उनमें से एक दिल्ली के स्कूल भी हैं। तो अगर वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों को बहुत शानदार बनाएंगे, हो सकता है कि यहाँ की जनता उस पर भरोसा कर ले, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता के बच्चे बहुत ही सतही स्तर के स्कूलों में पढ़ते हैं। बीच का मुझको एक सर्वे भी याद पड़ता है जिसमें छत्तीसगढ़ के बच्चों के ज्ञान के स्तर को बड़ा ही कमज़ोर पाया गया था कि इतनी क्लास में पहुंच चुके बच्चे गणित का मामूली जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कमजोरी बहुत सारी आई थी किसी एक अध्ययन में। तो ये बात ठीक है कि केजरीवाल की ये बात कि यहाँ के स्कूलों को दिल्ली के स्कूलों की तरह शानदार बनाएंगे, ये उनका दूसरा वायदा है और हो सकता है कि असर करे। उनका तीसरा वायदा, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में कहीं से भी कोई आ जाए, सरकारी अस्पताल चले जाए, उससे कोई नहीं पूछता कि आप किस प्रदेश के रहने वाले हो। छत्तीसगढ़ के लोग दिल्ली चले जाएं तो उनका सारा इलाज, सारी जांच, सारी दवाइयाँ, सारा ऑपरेशन सब फ्री, एकदम फ्री। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी तो वो भी फ्री। दिल्ली के सरकारी अस्पताल नहीं पूछते कि आप किस प्रदेश के रहने वाले हो, कुछ नहीं पूछते, आपका इलाज होता है, ये उन्होंने कहा है। ऐसा अगर होता है मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, तो शायद, और उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र भी किया जिस मॉडल की
कई जगह तारीफ होती थी, मैं बहुत हकीकत नहीं जानता वहाँ की। तो उनकी ये दो बातें जो हैं, इसका असर छत्तीसगढ़ की जनता पर हो सकता है। बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल, क्योंकि यहाँ के अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ सरकारी इलाज की सहूलियत, जांच, इसकी हालत अच्छी नहीं है, खराब हालत है। तो हो सकता है इन दो बातों पर केजरीवाल छत्तीसगढ़ की जनता को प्रभावित कर सकें। एक उन्होंने चौथे नंबर की उनकी जो केजरीवाल की गारंटी है, निहायत व्यक्तिवाद अंदाज में, जैसा मोदी का व्यक्तिवाद रहता है या जैसा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का रहता है कि भूपेश है तो भरोसा है, उसी किस्म का केजरीवाल का है। केजरीवाल की गारंटी, मुझको लगता है कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से मंत्रिमंडल में जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबरी के लोगों में पहले नंबर के, ऐसी धारणा है ब्रिटिश संसदीय परंपरा की, वो हिंदुस्तान में काम नहीं करती है। हिंदुस्तान में कोई बराबरी के लोगों में अव्वल, बराबरी के लोगों में पहले नंबर का, ऐसी कोई धारणा नहीं है। वो मोदी से लेके भूपेश बघेल तक, केजरीवाल तक या दूसरे मुख्यमंत्रियों तक, ये फर्स्ट पर्सन, मैं की भाषा ज़्यादा काम करती है। तो वो केजरीवाल ने भी जगह जगह काम की है वो उसकी भाषा। खैर, उन्होंने अगला वायदा किया है रोज़गार की गारंटी। उन्होंने कहा है कि हम रोज़गार की गारंटी दे रहे हैं और जब तक रोज़गार नहीं दे पाएंगे तब तक 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में 30,000 लोगों को बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार के नौकरी दी गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मेरा विश्लेषण बतलाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का पीएससी जो है, लोक सेवा आयोग, ये पिछले कई महीनों से लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। ऐसी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में नौकरियों में भाई भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचारवाद तक सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है। केजरीवाल ने अगर कोई इशारा किया होगा तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर मुझको कुछ खुलासा करना जरूरी है कि इंडिया नाम के गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में, और अभी राज्यसभा में जिस दिल्ली के कानून के ऊपर मतदान जो हुआ, उस पे कांग्रेस ने जो केजरीवाल का साथ दिया, उसको देखते हुए केजरीवाल ने यहाँ कुछ स्टूडेंट कंसेशन, हम लोगों को कॉलेज के समय सिनेमा टिकट पे स्टूडेंट कंसेशन मिलता था, कुछ वैसा केजरीवाल ने यहाँ पे राज्यसभा कंसेशन दिया है कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को। उन्होंने सीधा सीधा हमला भूपेश बघेल पर कुछ नहीं किया, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी पर कुछ नहीं किया। और मैं यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने बड़े लतीफ़े, कविता, कई किस्म से दिलचस्प अपना भाषण दिया। वो पेशेवर कॉमेडियन रहे हुए हैं, टीवी पर लोग उनको देखते थे कॉमेडियन की हैसियत से। उन्होंने लंबा 15-20 मिनट का शायद भाषण दिया केजरीवाल के पहले, उसको भी मैंने पूरा सुना। एक लाइन भी उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ नहीं कही। उनका सारा निशाना नरेंद्र मोदी के ऊपर था, केंद्र सरकार के ऊपर था, पूरा का पूरा निशाना उनका वहीं पे था। मोदी की जुमलेबाजी, मोदी का 15 लाख, मोदी का फलाना, मोदी ने ये किया। भगवंत मान का पूरा निशाना मोदी था और कांग्रेस या भूपेश बघेल के ऊपर उनका कोई निशाना नहीं था। अच्छा, हम बिजली कह दे, हम बोल दे बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, अगर पानी भी फ्री है दिल्ली में, तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले ये रेवड़ी है, ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? अपना जमाना भूल गए, हर बात पे मुकरे हैं भाई साहब, हर बात से मुकरे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था
कि 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। इस बात को मैं अनायास नहीं मानता। ये सोची समझी और बड़े मुश्किल से अपनी जुबान पर लगाम लगा कर दिया गया भाषण था ये, ऐसा मुझको लगता है। केजरीवाल ने भी वही किया। केजरीवाल ने कमोबेश एक लाइन भी भूपेश सरकार के खिलाफ नहीं कही। जो बिजली कटौती की लाइन कही, मैं एक पल के लिए ये भी सोच रहा था कि क्या केजरीवाल ने जानबूझ के ये चूक की है कि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी उन पर अटैक कर सकें, कि ये फर्जी बात करके गए हैं केजरीवाल। क्या उन्होंने सोच समझकर कांग्रेस को एक मौका देने के लिए अपनी घोषणाओं में एक चूक की है? पता नहीं इन दोनों के बीच में गठजोड़ कितना मजबूत हुआ है। ये फेविकोल का जोड़ है या ये मामूली गोंद का जोड़ है, किस चीज़ का जोड़ है अभी साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं इतनी बात आपको बतला रहा हूं कि केजरीवाल ने किसी भी तरह से भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर सीधा हमला कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। तो उन्होंने रोजगार के बारे में कहा, भूपेश बघेल की सरकार कुछ शर्तों के साथ कि 2 साल पहले से जो बेरोजगार पंजीकृत हैं उनको अगले 2 साल के लिए 2000 रुपये महीने दिया जाएगा। केजरीवाल ने नियम और शर्तें नहीं गिनाई हैं, वो बाद में आती हैं या हो सकता है छपे घोषणा पत्र में हो। इन्होंने 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात कही है। देखना है इसका और खुलासा क्या है उसमें। इन्होंने ये भी कहा है कि बिना भ्रष्टाचार के हम नौकरी देंगे, जैसे पंजाब में दी है। ये भी एक बात हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा महिलाओं को गारंटी। महिलाओं को केजरीवाल की गारंटी ये है कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपया महीना सीधा उनके खाते में जाएगा। पढ़ाई तो फ्री कर ही रहे हैं वो, लड़के लड़कियों सबके लिए स्कूल की सारी पढ़ाई फ्री, दिल्ली की तरह सरकारी स्कूलों में। केजरीवाल का कहना है कि 4 लाख बच्चे जो हैं निजी स्कूलों को छोड़ के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए हैं। इतना अच्छा रिज़ल्ट है उनका स्कूलों का। और स्कूली इम्तहान का रिजल्ट नहीं, जो बोर्ड हैं बाहर के, जिसमें बाहर इम्तिहान के पर्चे जांचे जाते हैं, वहाँ पर इतना अच्छा रिज़ल्ट उन बोर्ड के इम्तिहान में है कि लोग निजी स्कूल छोड़कर केजरीवाल के स्कूलों में आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐसा कहा है, बेटियों की पढ़ाई पैसे के कारण नहीं रुकेगी कहा है। तो फिलहाल 1000 रुपया महीना महिला को उसके खाते में सीधा हर महीने पहुंच जाने की बात उन्होंने कही है। 18 साल से ऊपर की हर लड़की या महिला को। ये एक उनकी घोषणा है, चुनावी घोषणा। फिर उन्होंने बड़े खुलासे से बताया कि तीर्थ यात्रा की गारंटी। उन्होंने कहा कि वो तमाम बुजुर्ग लोगों को दिल्ली में तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। देश के 12 तीर्थ स्थान छांटे गए हैं। इनमें से व्यक्ति कोई भी जगह छांट सकते हैं। बुजुर्गों को घर से लिया जाता है, उनको घुमाया जाता है एसी में ठहराया जाता है और वापस आने पे घर पहुंचाया जाता है। 1 रुपया 1 पैसा भी उनका खर्च नहीं होता। 12 में से केजरीवाल ने जो 7-8 तीर्थ स्थान गिनाए हैं वो सारे के सारे हिंदू तीर्थ स्थान हैं। मुझको नहीं मालूम कि दिल्ली में बसे हुए गैर हिंदुओं के लिए भी उनके आखिरी के 4-5 तीर्थ स्थानों में से कुछ हैं या नहीं हैं, लेकिन शुरू के जितने उन्होंने गिनाए हैं वो सब मुझको हिंदू तीर्थ स्थान सुनाई पड़े हैं। तो ये केजरीवाल ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कराएं तो आप हमारी सरकार यहाँ पे बनाइए, हम यहाँ के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराएंगे। उन्होंने कहा दिल्ली में अभी तक 73,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं सरकार की तरफ से। ये एक उनकी घोषणा है। एक और है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे हम इसको, छत्तीसगढ़ को। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं।
भाजपा तो सुबह से शाम तक करीब करीब हर एक घंटे में भ्रष्टाचार का कोई न कोई आरोप लगाते रहती है। सच है झूठ है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो वायदा किया उसमें भी उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। मुझको ऐसा लगता है कि राज्यसभा का जो नमक है केजरीवाल उसको अदा कर रहे हैं कुछ हद तक। अभी तक उनके बदन से राज्यसभा में कांग्रेस के उपकार का नमक जो है वो पूरी तरह से बाहर निकला नहीं है, अभी कुछ बाकी है। तो उन्होंने मौजूदा सरकार छत्तीसगढ़ की इसके किसी भ्रष्टाचार की तरफ कोई इशारा किए बिना, रमन सिंह के 15 साल के भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किए बिना इतना कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। छत्तीसगढ़ में पटवारी से लेके तहसील तक 5,000 रुपया या कितना रुपया देना पड़ता है कि नहीं, तो भीड़ ने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार बनने के बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपको फ़ोन करके कहेंगे कि साहब आपके किस काम के लिए हम कितने बजे आपके घर पे आएँ। आपको केवल इतना कहना है मुझको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो आपके घर आके बना के जाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये उनकी एक गारंटी है केजरीवाल की। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। पहले दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार था, पंजाब में बहुत भ्रष्टाचार था। हम जो इतनी सारे वादे करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, इलाज मुफ्त कर देंगे, बच्चों को पैसा कहां से आएगा? पैसा यहीं से आएगा। इतना करप्शन है मैं बता नहीं सकता। जब मैं सरकार में नहीं था मेरे को यही लगता था कि यार, लेकिन सरकार में आने के बाद मैंने देखा कि पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है इन लोगों के। बहुत है पैसा, तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना। अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे आपको अपना काम कराने वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में हमने कर दिया, अब पंजाब में करने जा रहे हैं। हमने एक फोन नंबर दे दिया दिल्ली में, 1076 नंबर है, उस पर फोन करो, बोलो जी मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। वहां से आवाज आएगी कितने बजे आए आपके घर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और फिर दिल्ली सरकार से कोई अफसर आपके घर आता है आपका काम करने के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने दिल्ली में कई दफ्तरों पे ताला लगा दिया, अब दफ्तर की जरूरत नहीं है, अब घर पे काम होते हैं आपके। यही छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितने तरह के शहीद होते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से फौज में गए हुए लोग हों, यहाँ की पुलिस कहीं पे शहीद होती है, हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये इन्होंने दिल्ली में शुरू किया है, ये शुरू से चल रहा है इनका 1 करोड़ रुपए का। उनके देखा देखी कुछ एक और राज्यों को भी करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने घोषणा कर दी है कि हर शहीद परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए देगी, ये उनकी घोषणा है। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों को ये गारंटी दी है कि जितने अनियमित कर्मचारी हैं, जितने संविदा कर्मचारी हैं और तरह के, सबको नियमित करेंगे। उन्होंने गिनाया कि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन महीनों में कितने हजार कर्मचारियों को नियमित किया है, दसियों हजार कर्मचारियों को नियमित किया है, और छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा नियमित, ये उन्होंने कहा है। आखिरी जो उनका वो था वायदा था, उसका उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन आज खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो दोबारा यहाँ आएंगे और एक आम सभा लेकर उसकी घोषणा करेंगे। शायद ये घोषणा पत्र का तुरुप का पत्ता है, जिसके पहले वो थोड़ा हवा का रुख देखना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, कुछ उनको सुराग लगे तो उसके बाद वो अपनी घोषणा करें। ये मुद्दा है किसानों और आदिवासियों को गारंटी। इनको 2 तरह की गारंटी बुनियादी हो सकती है, 2-3 तरह की। किसानों को 2-3 तरह की गारंटी हो सकती है, कर्ज माफ़ी या बिना ब्याज के कर्ज,
इस तरह की एक गारंटी। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मुद्दा धान खरीदी है कि सरकार कितने रुपए में प्रति एकड़ कितना धान खरीदेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चूंकि मोदी सरकार ने अभी घोषणा कर दी है छत्तीसगढ़ से इतना चावल खरीदने की जितना कि धान छत्तीसगढ़ आज तक नहीं खरीद पाया है कभी। इस सरकार में भी इस साल भी जितना धान खरीदा गया है उससे उतना चावल नहीं बन सकता जितना केंद्र सरकार ने खरीदने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कमी हो गई है। इसलिए तो इन्होंने कहा है कि किसानों और आदिवासी समाज को, उनकी घोषणा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा, पब्लिक मीटिंग करूँगा और तब बतलाऊँगा कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए क्या करेंगे। आदिवासियों के लिए एक तो ये रहता है कि जो वनोपज होता है तरह तरह का, तेंदुपत्ता से लेके दूसरे कई तरह के वनोपज ये आदिवासी इलाकों में ज़्यादा होते हैं। हो सकता है उसके रेट के बारे में केजरीवाल अगली बार कुछ कहे, हो सकता है कर्ज माफ़ी, हो सकता है धान खरीदी, हो सकता है किसी और बारे में वो कुछ कहें। आज उन्होंने नहीं कहा है। दिलचस्प बात मुझको ये लग रही है कि ये दो लोग जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले तक, 2, 4, 5 हफ्ते पहले तक आम आदमी पार्टी के हर नेता कांग्रेस और भाजपा को, मोदी से लेके कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं तक एक जैसा कोसते थे, एक जैसी गालियां देते थे, एक जैसी तोहमत लगाते थे, वो सिलसिला आज खत्म होते दिखा है मुझको सार्वजनिक रूप से। आज सार्वजनिक रूप से केजरीवाल इंडिया के एक गठबंधन दल की तरह यहाँ बोलते दिखे। उन्होंने बहुत ही सतही तौर पे राज्य में भ्रष्टाचार है ऐसा एक आध लाइन बोल दी कहीं, ताकि कोई कहे कि आपने भूपेश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं कहा, तो केजरीवाल के समर्थक गिना सकें कि उन्होंने ये कहा है। लेकिन कहा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने बोला बहुत कुछ, लेकिन कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के खिलाफ, राष्ट्रीय संगठन के खिलाफ कहा कुछ नहीं है। ये देखने लायक बात है। ये देखने लायक बात इसलिए भी है कि आने वाले चुनाव में जब आम आदमी पार्टी पूरी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की बात कह रही है और कांग्रेस पार्टी जाहिर है वो तो 90 सीटों पे राज्य बनने से लेकर अभी तक लड़ते चले आ रही है, वो तो लड़ेगी ही लड़ेगी। तो क्या इस तरह का घोषणा पत्र, इस तरह का भाषण, कांग्रेस के साथ इस तरह का दूध भात का बर्ताव, जैसे छोटा बच्चा कोई साथ में खेलता है उसको कंसेशन दिया जाता है, या हम लोग कॉलेज में सिनेमा टिकट पे स्टूडेंट कंसेशन पाते थे, ऐसा केजरीवाल ने आज कंसेशन दिया है कांग्रेस को, भूपेश सरकार को। इसके मतलब समझना चाहिए कि आगे और क्या क्या हो सकता है, क्या तालमेल हो सकता है। हो सकता है कि आज शाम रात में कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल की घोषणाओं पे उतना तीखा हमला न करे। हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल की उतनी ऊंची आवाज़ न रह गई हो, क्योंकि इनके उप मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री, ये कई लोग महीनों से जेल में हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही है। आपको ध्यान होगा कि इनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, संजीव झा, उनसे जब हमने पूछा था इंटरव्यू में अपने इसी यूट्यूब चैनल के लिए कि दिल्ली में आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में आप इसके बावजूद भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाओगे सरकार का? उन्होंने कहा था हम बिल्कुल बनाएंगे मुद्दा। वहाँ हमारे लोग जो हैं उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं आई है, उनके खिलाफ ये नहीं हुआ है, हालांकि उसके 2 दिन बाद 4 दिन बाद चार्जशीट वगैरह आ गई थी। लेकिन जो संजीव झा के जो तेवर थे, 2 महीने पहले की बात होगी शायद, हमने शुरुआत में ही इंटरव्यू किया था, वो तेवर आज बिल्कुल नहीं दिखे। केजरीवाल के नहीं, ना भगवंत मान के नहीं। इन्होंने जो कहना था मोदी की तरफ कहा, मोदी के ऊपर हमला किया, मोदी की जुमलेबाजी को कहा, 15 लाख रुपए को कहा, काले धन को कहा, इन तमाम चीज़ों के बारे में कहा। लेकिन शुरू से अंत तक छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार, इनके बारे में इन्होंने कोई ठोस बात नहीं कही, इनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कि मैं
केजरीवाल को भड़काना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं बोले जी, आपको बोलना चाहिए। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको बोलना है बोले, ना बोलना है ना बोले। लेकिन मैं आपको आज मेरी व्याख्या बतला रहा हूं, मैं अपना विश्लेषण बतला रहा हूं कि आज केजरीवाल ने जो नहीं कहा है वो उनके कहने के मुकाबले ज़्यादा वजनदार है। केजरीवाल ने जो कुछ कहा है इसमें से तमाम बातें वो दिल्ली में कर रहे हैं, इसमें से तमाम वायदे वो पिछले 3 चुनाव से दिल्ली में दोहरा रहे हैं। इसलिए यहाँ कुछ नया उन्होंने नहीं कहा। ये कह देते भाई 3 बार का दिल्ली का घोषणा पत्र आप देख लेना जी, हम उसी को लागू कर देंगे जी, इतना बोल देते तो भी चल जाता। लेकिन केजरीवाल ने जो नहीं कहा है मैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। जो लिखे हुए के बारे में कहा जाता है कि बिटवीन द लाइन्स जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखे हुए से, कि जो अक्षरों में छपा है उससे ज़्यादा 2 लाइनों के बीच की खाली जगह में जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझको लगता है कि केजरीवाल ने जितना कहा है, उनके दूसरे मुख्यमंत्री ने जितना कहा है, उससे ज़्यादा वजनदार, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी चुप्पी रही। उनकी चुप्पी के मायने निकालने चाहिए। मैंने उनकी चुप्पी आपके सामने रखी है, आप भी सोचिएगा। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके सामने रहूँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आते हैं तो भी आप नीचे लिखिएगा। और हाँ, अगर आप दोपहिए पे चलते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए। अगर चौपहिए पे आप चलते हैं तो आप सीट बेल्ट लगाइए। किसी भी हादसे में यही बातें आपकी ज़िंदगी बचाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा और आपका कैमरे के आर पार का ये रिश्ता लंबा चले। इसके लिए हमारा आपका दोनों का सावधानी से सड़क पर चलना ज़रूरी है। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।